नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑफिशियली अभी तक उसको खत्म करने का या खत्म हो जाने का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। इस बीच में कई सारे सवाल उठते रहे जिनको लेकर के प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार मौन है, कोई जवाब नहीं आता है। सीडीएस ने एक बड़ा हिम्मत करते हुए कुछ खुलासे किए थे, लेकिन उसको भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब करके और कहीं ना कहीं छुपाने का काम सरकार की तरफ से किया गया और उसमें सरकार सफल रही। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। जिस तरीके से इंडोनेशिया में जो बात सामने आई है डिफेंस अटैची की तरफ से, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप है, मैं चाहता हूं जरा दर्शक उसको सुन ले, फिर मैं आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। सुनवाइए जरा। Out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface missiles. हेमंत सर, ये क्या है? एयरक्राफ्ट गिरे, इसको तो माना जा रहा है। साथ ही साथ एक और सवाल है कि जबरदस्त रूप से हमले के लिए हमारी सेना तैयार हो गई थी, फिर अचानक उसको रोक क्यों दिया गया? ये सारे खुलासे इतने समय के बाद, और सरकार का मौन, कुछ भी नहीं बोल रही है सरकार। राम प्रकाश जी नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को। देखिए, गोपनीयता, रहस्य और शौर्य, ये तीन चीजें इस सरकार का हेलमार्क है जब से मोदी जी 11 साल से सरकार में है। और ये जो चीज कह रहे हैं, ये है अपने कैप्टन शिव कुमार जी, ये डिफेंस अटैची, रक्षा प्रतिनिधि हमारे इंडोनेशिया के दूतावास के अंदर। ये बात राम प्रकाश जी इन्होंने आज नहीं कही, ये बात इन्होंने 10 जून को कही। जकार्ता के अंदर एक सेमिनार था यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति, इस विषय पर सेमिनार था और वहां इन्होंने एक प्रस्तुति दी। और इस बात का संदर्भ देखिएगा कहां से है कि इनसे पहले स्पीकर ने एक बात कही थी वहां पर कि भारत ने कई जहाज गंवाए उस पूरे उसमें। तो उसके स्पष्टीकरण में इन्होंने कहा कि भारत ने जहाज गंवाए जरूर, लेकिन बहुत सारे नहीं, और वो इसलिए गंवाए। और आपको ध्यान होगा, ये सारी चीज हम पहले 2-3 बार में और आप शुरू कर चुके हैं कि 7 तारीख की आधी रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसी समय पहले झटके में ही पाकिस्तान ने ये खेल कर दिया था। और वो क्या था खेल कि हमारी वायुसेना ने ना तो हमारा वायु क्षेत्र क्रॉस किया, पाकिस्तान के उसमें वायु क्षेत्र में गई, ना अपने एरिया से हम लगातार उनके ऊपर स्कैप मिसाइलें और दूसरे वेपन उन पर चला रहे थे टेररिस्ट कैंप के ऊपर। तो उसमें बेसिकली क्या है कि हमें ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन थी कि कोई भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, एयर डिफेंस, किसी को भी अटैक नहीं करना पाकिस्तान के, केवल और केवल जो उनका जो ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक करना है। लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना तो तैयार थी इस काम के लिए, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तैयार था, वो लगातार हाई अलर्ट पे थे। आपको पता है जिस तरीके का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा था, तमाम आईटी सेल के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिस तरीके से रातों रात वो डार्क करके, वो अंधेरा करके सब ऑपरेशंस किए जाते थे, ब्लैकआउट जिसको आप बोलते हैं। तो बेसिकली राम प्रकाश जी हुआ क्या कि पाकिस्तान की सेना पे तो किसी तरीके का कोई चेक नहीं था। उनको तो ये था कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आर्मी स्टैब्लिशमेंट पे हो, चाहे सिविलियन पे, उनको तो रिटेलिएशन फुल फोर्स के साथ करना था। और हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये थी कि हमें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल, हमारी जो सेनाएं हैं वो राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है, राजनीतिक नेतृत्व उनको एक टास्क देता है। तो इस केस के अंदर टास्क ये था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना है आपको। वो आईबी की रिपोर्ट्स होती है, पता है आपको, 20 टारगेट दिए गए थे, फिर ये सिलेक्ट किया गया कि इन पे हिट करो। तो वो उस पे हिट करने के लिए तैयार थे, उसी पे हिट किया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और उन्होंने सीधे हमारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया और हमारा नुकसान हुआ। अगर कुल मिलाकर के भी आप बात करें, इतना नुकसान हमारा बड़े युद्ध में भी नहीं होता जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। सरकार ने आज तक गिरे हुए एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बताई, ना उनका मेक बताया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर पे फॉर्मली क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से विदेश मंत्रालय ने, उधर से ट्रंप ने, उधर से पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की थी 10 मई की शाम को 6 बजे, याद होगा आपको। उसके बाद 21 दिन के बाद 31 मई को अपने जो सीडीएस चीफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में इस बात का खुलासा किया कि हाँ, हमने कुछ
एयरक्राफ्ट गंवाए, युद्धक विमान गंवाए, हमने टेक्टिक्स चेंज की, उसके बाद हमने फुल फोर्स के साथ अटैक किया और हम 100% सक्सेसफुल। यही थी ना बैकग्राउंड। अब उसमें एक कदम उससे 31 मई को उन्होंने बोला सिंगापुर में, और 10 जून को जकार्ता में कैप्टन शिव कुमार ने बोला। कैप्टन शिव कुमार, कैप्टन जो होता है नेवी का रैंक, वो कर्नल अपने आर्मी में और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है, जैसा आपको पता है। तो सीनियर अधिकारी है और हमारे रक्षा प्रतिनिधि है जकार्ता में। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें टास्क दिया जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, हमें केवल ये कहा गया था कि केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना है, और उसी को हमने किया। लेकिन उसके बाद हमने टैक्टिक्स बदली। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, उसके बाद हमने उनकी एडी को भी निशाना बनाया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, उनके बेसिस को भी, और हमने मिसाइलें मारी, तमाम चीजें। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार किस बेसिस पे ये कह रही थी कि हमने सेना को खुले हाथ दे दिए। अगर सेना को खुले हाथ दिए होते तो सेना अपने हिसाब से काम करती। वायुसेना जब भी अटैक करती है, वो क्या करती है, उसके अपने चोजन टारगेट्स होते हैं। जब खुले हाथ का मतलब क्या है कि वो जिसको चाहे जैसे चाहे अटैक करे। जब भी आप एरियल अटैक करेंगे तो पहला टारगेट कौन होगा आपका? सामने वाले की एयर डिफेंस, सामने वाले का जो भी सिस्टम है उसको अटैक करेंगे, उनके एयर बेसिस को अटैक करेंगे। हमने क्या किया? हमने केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया। पाकिस्तान की मिसाइलों ने सीधा हमारे एयरक्राफ्ट हिट किए। ये बेसिक फर्क है। तो खुला हाथ उनको था, हमें नहीं था। हमें केवल क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट का करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और सरकार 31 मई से लेकर के आज तक 1 महीना हो गया पूरा, ना तो सीडीएस चीफ की बात पे सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया। और अब जब ये अपने कैप्टन शिव कुमार ने जब ये कहा, तो इंडोनेशिया के एम्बेसी मैंने भेजा, आपको दिखाइएगा दर्शकों को, वो उस पूरे का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, उनकी बात को, कैप्टन शिव कुमार की बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट मीडिया में कोट किया गया है। गलत बात है। जो कुछ हमने कहा वही उस ट्वीट के अंदर भी है जो इंडोनेशियन उसने कहा। जो अपने एम्बेसी का ऑफिशियल वर्जन है, वो ट्वीट दिखाइए आप दर्शकों को कि उसमें सारी बातें लिखी हुई। बेसिक सवाल ये है, जो मोदी सरकार के दावे कि हमने सेना को खुले हाथ छोड़ दिए कि जो मर्जी आएगा। और ये पहली घटना नहीं है राम प्रकाश जी, ऑपरेशन सिंदूर तो वन ऑफ घटना है। आपको ध्यान है जब लद्दाख के अंदर अपने चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उस समय कथित तौर पर जो तब के चीफ थे, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, याद होगा आपको, मैंने खबर भी भेजी, आप दिखाइएगा दर्शकों को। उन्होंने रक्षा मंत्री से पूछा कि साहब, इस तरीके से इन्होंने लद्दाख के अंदर टैंके और तोप ये सारे के सारे भेज दिए हैं, हमें क्या करना है? उसके 2 दिन बाद रक्षा मंत्री का रिवर्ट आता है कि जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए। यानी कि लीडरशिप की तरफ से कोई भी कंक्रीट उनको डायरेक्शन नहीं दी गई। और ये बात वो अपनी किताब में लिखने वाले थे। आपको ध्यान है ना नरावने साहब, वो किताब की परमिशन आज तक नहीं मिली, वो पब्लिश हुई किताब आज तक रिलीज नहीं हुई। एक और उसी समय आपको ध्यान होगा, उसी किताब में नरावने साहब ने क्या कहा था कि जब भारत सरकार, मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम लाई, अग्निवीरों वाली, उस समय जैसे ही सरकार की स्कीम का ड्राफ्ट आया तो तीनों सेनाएं हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर सेनाओं से कोई चर्चा नहीं की गई और स्कीम लाई गई अग्निवीर, 4 साल की जो सर्विस वाले जो फौजी, उस किताब को आज तक परमिशन नहीं मिली। तो बेसिकली जो मोदी सरकार सेना की वर्दी में पहन के जो मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं और तमाम जगह पे उसका प्रचार करते फिरते हैं, राम प्रकाश जी, एक गंभीरता की बात अगर आप करेंगे ना, कोई भी मेच्योर्ड देश होता है, उसके अंदर आर्मी ऑपरेशंस के ऊपर कभी भी पॉलिटिकल क्रेडिट नहीं लिया जाता है। ये एक सामान्य सतत प्रक्रिया है। जब आप दोनों तरफ दुश्मनों से घिरे होते हैं तो इस तरह के ऑपरेशंस आप लगातार करते रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार का आपने देखा हुआ, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर चीज को लेकर के वो राजनीति की दुकान सजाने चल पड़ते हैं। ये किसी भी सरकार का मैंडेट नहीं होता है। फौज अपनी चूजिंग के हिसाब से काउंटर करती है, फौज अपनी चूजिंग के हिसाब से टारगेट करती है, तय अपनी चूजिंग के हिसाब से ऑपरेशन करती है। मोदी सरकार ने हर चीज को, सेना की हर चीज को, सेना की हर कार्रवाई को सीधा प्रधानमंत्री से जोड़ दिया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कहीं नहीं होता। बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता है आज से नहीं हो रही, 20 साल से हो रहे, 25 साल से हो रहे। तमाम आर्मी कमांडर्स ने डेट वाइज डिटेल्स दी है कि कब कब किस किस सरकार में कौन कौन से सर्जिकल स्ट्राइक हुए, ओवर्ट या कोवर्ट, दोनों तरह के। उसके बाद मोदी सरकार ने इसको अपनी यूएसपी बना लिया है कि सेना के शौर्य के ऊपर हमने वोट मांगने हैं, सेना की वर्दी पहन के। देखा आपने प्रधानमंत्री जी और रात को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, सुबह जब आप सो के उठे उससे पहले वो आदमपुर के एयरबेस पे अपना सिलेबस तैयार कर रहे थे सेना के वायुसेना के लोगों के साथ। क्या मतलब इस बात का?
जाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रचार के लिए फाइटर पायलट के तौर पे मोदी जी की पिक्चर्स आपने पूरे देश में देखी, पेट्रोल पंप से लेके हर गली नुक्कड़ पे। क्या मतलब है इसका? वो प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ कोई सैन्य शासन नहीं। तो सेना के शौर्य के ऊपर हर बार जो ये करने की बात है, ये नई नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हर चीज को रहस्य और गोपनीयता में लपेट दिया जाता है। अगर हमने ऑपरेशन किया, हमारे सीडीएस साहब कह रहे हैं, आपने तमाम ब्रीफिंग करने की भी कोशिश की, सेना की शौर्य पे, सेना की कार्रवाई पे, सेना की सफलता पे, उसके प्रेसिजन स्ट्राइक पे किसी को कोई शक है क्या? जवाब है ना। शक किस बात पे है? सरकार के बड़बोले दावों पर, जो हर चीज का क्रेडिट मोदी जी जहाज उड़ा के मिसाइल मारने गए थे क्या? मोदी जी ने क्या किया था उसमें? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दैट्स ऑल। हर चीज के अंदर वो जिस तरीके से वो करती है सरकार कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, तो वो चाहे आईटी सेल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, सब ने इसको एक सिलेबस बना लिया है कि सेना के शौर्य के ऊपर आपको वोट की राजनीति करनी है। ये इस देश के अंदर ना तो कभी देखा गया, ना सुना गया, और ना ये कोई नैतिकता की बात है। सेनाओं का काम सेना अपना करती है, तो उसमें आपका क्या है? कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, वो उसको एक दिशा तो दिखाएगी ही, तो उसका क्रेडिट लेने की क्या बात है? लेकिन ये तो चुकते नहीं, और इसी कारण ये फंसते हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट गिर गए, बताइए उनकी संख्या कैसे? ये रणनीति किसने बनाई थी कि आप उनके आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट नहीं करोगे, आप उनकी एडी को, एयर डिफेंस को टारगेट नहीं करोगे? परिणाम देख लीजिए, एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ पहले ही दिन हुआ, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, सुबह सुबह 2 दिन हमारे जहाज नहीं उड़े। और 10 तारीख को दोबारा से हम अपनी रणनीति, जो सीडीएस साहब ने कहा, जनरल चौहान ने, कि हम उसको ठीक करके, रिवाइज करके, और हमने उनकी एडी को भी टारगेट किया, और उनके ऊपर सारे के सारे जो बेसिस थे और तमाम जगह पर उनके मिलिट्री टारगेट्स को भी अटैक किया। तो ये चीज मिलिट्री तो पहले भी करती है, फोर्स तो पहले भी करती है, रोका किसने? पॉलिटिकल लीडरशिप में कौन है आज की तारीख में? 2 ही आदमी है, या तो राजनाथ सिंह है या प्रधानमंत्री है। जवाबदेही उनकी है। और राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे कि अब चिंता मत कीजिए, जैसे प्रधानमंत्री फोटो शूट करते फिरते हैं ना, तो राजनाथ भी तमाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में गए और क्या कह रहे थे, आपने देखा होगा कि अब पीओके हमारे पास खुद चल करके आएगा। कल तक तो पीओके को मिला के ला रहे थे भारत में कि हम जीत के लाएंगे, अब कहते हैं कि पीओके हमारे पास खुद चल के आएगा। तो हर चीज को बेसिकली एक पर्टिकुलर पैरोकियल एंगल से देख करके अपनी राजनीति की दुकान सजाना, वोटों की फसल काटना, उसका खामियाजा ये सरकार भुगत रही है। और जिस तरीके से ये आइसोलेशन में मत देखिए इसको, इसकी सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई थी? जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या कहा कि हमने कोट एंड कोट, उसमें फिर हालांकि सरकार ने नकारने की भी कोशिश की, कि हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था कि हम आपके जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करेंगे और आप जवाब मत दीजिएगा। कोई देश को नहीं जवाब देगा जब आप उसकी सोवरेनिटी के अंदर वहां जाकर के अटैक करेंगे, तो चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब सेना अलर्ट पे थी पाकिस्तान की, और उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। जैसे ही आपने यहां से मिसाइलें दागी, उन्होंने सीधे एयरक्राफ्ट को टारगेट कर लिया। ये है असली बात। और सरकार इस बात को आज तक स्वीकार नहीं करती। किसी आर्मी ऑफिसर ने, किसी ने आज तक यहां पर ऑफिशियली सरकार की तरफ से ये नहीं बताया कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट इसमें नुकसान हमने खोया, कौन कौन सी मेक के थे, आज तक नहीं बताया और बताएंगे भी नहीं। ऐसे ही बालाकोट का था। तो इनका बेसिकली काम है कि क्रेडिट सारा ले लो, और बाकी जो पार्टी लाइन है ना, उनकी कोई जांच करानी है ना, कुछ और करना है। मीडिया कंप्लीटली बंदी है, ना कोई सवाल पूछेगा ना उसको दिखाएगा। दिखाएंगे वही कि अब कराची पे टारगेट कर दिया है, अब सेना सीमा क्रॉस करने वाली है। हर वो चीज जो मोदी के फाल्स नेशनलिज्म को लेकर के प्रमोट करती हो, वो सारा मीडिया करता है। ये है दुर्भाग्यपूर्ण पूरे का पूरा इस घटनाक्रम के। कैप्टन शिव कुमार का ये जो खुलासा है उससे तो, और जिस तरीके से आपने पूरा बताया, वो तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सेना को खुले हाथ देने के बात कह करके देश को गुमराह किया गया, जबकि असल में सेना के हाथ को बांध करके और उनको मरने के लिए भेजा गया। हमारे शहीदों को, हमारे सेना के जवानों को जानबूझ करके शहीद किया गया एक तरीके से। अब इसको शहीद कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, मैं इस पर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उन्हें मरने के लिए भेजा गया एक तरीके से सीधे सीधे सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी को चेहरा बना करके महिमा मंडन हुआ, तो वो ये साफ दिखाता है कि ये सब कुछ मोदी जी की प्लानिंग थी। सब मोदी जी कर रहे थे कि सेना के हाथ बांधे और उनको मरने के लिए भेज दिया गया। प्रकाश, देखिए इसमें सेना के मरने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारे एयरक्राफ्ट टारगेट हुए, पायलट हमारे सारे सेफ है, कोई नुकसान नहीं है। सवाल क्या है कि जो आपने पॉलिटिकल लीडरशिप के नाते जो आपने मुझे टास्क दिया, आपने कहा कि केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करो।
तो सेना ने वही किया, एयरफोर्स ने किया, मिसाइल दागी, सारी चीज। पाकिस्तान ने ना केवल हमारे एयरक्राफ्ट टारगेट किए, हमारे सारे पायलट सेफली इजेक्ट कर दिए फॉर्चुनेटली। लेकिन पाकिस्तान ने यहीं तक बात नहीं रखी, केवल एयरक्राफ्ट टारगेट नहीं किए। आपने देखा पूंछ से लेकर के पूरी एलओसी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर शेलिंग की, बहुत बहुत सारे सिविलियन हमारे मारे गए, 28 के आसपास, 18 19 20 के आसपास सिविलियन मारे गए। सवाल ये नहीं है, जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं उस बात की गंभीरता को देखिए आप, उस पर्सपेक्टिव में जिसमें वो कह रहे हैं। सेना की और किसी भी सेना के आला अधिकारी की और इवन एक छोटे से जवान की, उन सब की लॉयल्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होती है, यानी कि सेना के प्रति होती है और देश के प्रति होती है। उनकी किसी सरकार के प्रति, किसी प्रधानमंत्री के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी आईटी सेल के प्रति या किसी पीआर टूल किट के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं होती। वो हमेशा सच बोलते हैं और सच जो है उस सच हमेशा सरकार को कड़वा लगता है। उम्मीद है सरकार ने जैसे सीडीएस को कुछ नहीं कहा, उम्मीद है कैप्टन शिव कुमार के खिलाफ भी कोई उस तरह की बदले की कार्रवाई नहीं होगी। मैं और आप तो ये उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन सवाल इसमें यह है कि आज के दौर में कितना साहस चाहिए। आप केवल कल्पना कीजिए उस सिस्टम के अंदर बैठ करके कि सरकार के प्रोपेगेंडा, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, उसके खिलाफ खड़ा होकर के और सच्चाई बताना। यह काम सीडीएस ने किया, सिंगापुर में किया, और उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने किया। नहीं तो आज के दौर में सच्चाई कहने के लिए उसकी क्या कीमत आपको पता है? सरकार की लाइन से अलग लाइन आज तक किसी ब्यूरोक्रेट ने ली क्या? ये काम केवल सेना ही कर सकती है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी देश के प्रति, उनका कमिटमेंट अपने कॉज के प्रति, वो किसी के गवैये नहीं। जिस तरीके से आपने मीडिया को गवैया बना लिया या बाकी ब्यूरोक्रेट्स को बना लिया, सेना ये काम नहीं करती है। और यही कारण है कि देश को बेखबर और गुमराह करने पर भी मोदी सरकार ना तो पहले बाज आई और ना अब आएगी, और इस पूरे नैरेटिव को भी दबा दिया जाएगा। जैसे ही कैप्टन शिव कुमार ने जो तथ्य रखे हैं, वही बात मीडिया में आई है, कोट एंड कोट, मैंने और आपने भी वही बात की। उसके बावजूद भी सरकार तुरंत डैमेज कंट्रोल में आई और वो ट्वीट जारी किया एम्बेसी ऑफ इंडोनेशिया में। क्या जरूरत थी? उन्होंने ना कुछ ऐसा गलत कहा और ना किसी ने गलत रिपोर्ट किया। जो सच था वो उन्होंने कहा और सच रिपोर्ट किया। और सच ये है कि सरकार ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कहा था कि केवल और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट टारगेट नहीं करनी। तो उन्होंने भी तो यही कहा है और मैं आप भी यही कह रहे हैं कि सेना के हाथ बंधे हुए थे। जब आप मेरे ऊपर हमला करने आए तो आपके तो हाथ बंधे हुए हैं, और मैं काउंटर करने के लिए चाहे मैं सिविलियन उस पर टारगेट करूं, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे करूं, चाहे मैं खुला हूं, तो नुकसान किसका होगा? राम प्रकाश जी का ही होगा, मेरा तो नहीं होगा। और आपके पास पूरी ताकत होगी तो आप जो मर्जी आए वो भी करेंगे आप भी, क्योंकि आपके पास ताकत थी, लेकिन आपको रोका गया। उसका परिणाम सर, पांच जवानों के मारे जाने की खबर, 5 जवानों के शहीद होने को तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में माना गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया था। इसको समझा कैसे जाए कि आप देश में लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पूरा सच छुपाते रहते हैं, लेकिन विदेशी मंचों पर आपकी मजबूरी हो जाती है, आप मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो जकार्ता हो, आपको सच बोलना पड़ता है। नहीं राम प्रकाश जी, दोनों सिंगापुर में और जकार्ता में सेना के अधिकारी बोले, वो बेचारे झूठ क्यों बोलेंगे? उनको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। झूठ का आवरण सरकार ओढ़ती है। सेना के अधिकारियों ने तो वही कहा कि जो उनको मैंडेट पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया था। इंदिरा गांधी ने कहा मुझे बांग्लादेश इंडिपेंडेंट चाहिए, सेना ने इंडिपेंडेंट करके दे दिया। वो कहती कि नहीं आप ये नहीं करना, इतना करो, तो वो उतना करते। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बात है कि वो उनको टारगेट अचीव करने के लिए उनके हाथ बांधती है या खुले हाथ छोड़ती है। आपको ध्यान होगा बालाकोट के ऊपर कितने सवाल उठे। बालाकोट में तमाम लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि कौवा मरा मिला, वहां पर ये मिला। कभी अच्छा, अखबारों ने सबने क्या किया? 400 आतंकवादी मार दिए, 500 आतंकवादी मार दिए। आज तक बालाकोट की सच्चाई पता है क्या आपको? चुनाव के दौरान 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसका सारे का सारा किस तरीके से राजनीतिक लाभ लिया गया आपको पता नहीं क्या? आपने तो अपनी आंखों से देखा, आप सीनियर आदमी, मैं तो उस समय पॉलिटिकल लीडर था। सब चीज मैंने कहा भी अपनी उसको इनपुट डेस्क को कि आप इस तरह की बकवास मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी सरकार का जो भी होता है आपको पता है। तो उन्होंने लिख दिया 500 मारे, 600 मारे, हर अखबार में कंपटीशन लगा हुआ था। लेकिन सरकार ने कभी बताया क्या? बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने काउंटर किया, करना ही था। उसकी कोई सच्चाई सामने आई क्या? तो बेसिकली क्या है कि कंट्रोल्ड ऑपरेशन में जिस तरीके से मोदी जी हर बात का क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं ना, वो गलत है। जो कुछ हुआ आप देश की जनता को सच्चाई बताइए। सारी दुनिया को पता है कि हम पाकिस्तान पे अटैक करने नहीं गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने गए थे।
यही बात कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं, यही सीडीएस कह रहे थे, यही मैं आप कह रहे हैं पहले दिन से। तो सरकार ये क्यों कहती है कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये किया और वो किया? सरकार क्यों कह यही रही बात जयशंकर साहब भी कह रहे थे, यही बात तो जी। जयशंकर साहब भी कह रहे थे ना कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले के पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तुम्हारे जी आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। जी, तो उसी से अलर्ट हुए ना जी वो। आपको मैं ये कहूंगा कि आज मैं आपने हमला करने वाला हूं, तो आप खाली तो नहीं बैठेंगे ना। और फिर बाद में जयशंकर को डिफेंड करने की कोशिश की गई। सच्चाई यही है कि ऑफिशियली ये बताया गया होगा, तभी जयशंकर जितने डिप्लोमेट आदमी, कैरी डिप्लोमेट, क्या उसको अंग्रेजी के टेंस में गलती हो सकती है क्या? ही सेड कि वी इन्फॉर्म्ड देम। उन्होंने नहीं कहा कि वी इन्फॉर्म्ड आफ्टर द ऑपरेशन, ये नहीं कहा उन्होंने। उनका वी इन्फॉर्म देम दैट वी आर गोइंग टू हिट योर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? आपको भी पता है, बंदी है, सवाल मुक्त लोकतंत्र है। ये है समस्या असली। ना अपने सीडीएस साहब ने कुछ गलत कहा, ना कुछ कैप्टन शिव कुमार ने गलत कहा, ना मैंने और आपने गलत कहा। दावे सरकार के हैं, और सरकार के दावे क्या है कि हमने खुले हाथ छोड़ दिए, पाकिस्तान को घर में घुस के मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सवाल वो है ही नहीं। सेना का ऑपरेशन था, सेना को प्लान करने दीजिए, सेना को एग्जीक्यूट करने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। 7 तारीख को पहले झटके में आपने सारे एयरक्राफ्ट गवाए, जितने भी गवाए। मैं संख्या जो कही गई है उससे कम है, जो 6 कहा गया था उससे कम है। इतना मैंने आपको पहले भी इशारा किया था एक बार। कहे तो उसको मेक पे थोड़ा हम नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल नहीं है। लेकिन जो 9 तारीख के बाद 10 तारीख को जिस दिन ये सीज फायर हुआ, उस दिन सुबह जो आर्मी ने अटैक किया, एयरफोर्स ने, वो क्या किया? ब्रह्मोस ठोकी सीधी, उनकी एडी को नुकसान किया, एयर डिफेंस को, और सारे एयर बेसिस के ऊपर किया। तो ये काम पहले दिन भी तो कर सकती थी ना एयरफोर्स। ब्रह्मोस मांग के तो नहीं लाया वो कहीं, सब कुछ था उनके पास। लेकिन आपने उनको ये कहा कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना है, तो उनके हाथ बंध गए। और पाकिस्तान के हाथ नहीं बंधे हुए थे। उनको तो यह था कि जैसे ही ये करेंगे, हमने तो फुल थ्रॉटल में जाना है। तो उन्होंने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी टारगेट किए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया। आपने देखा सैकड़ों ड्रोन रोज आए, पूछ से लेकर के तमाम बॉर्डर एरियाज के अंदर उन्होंने शेलिंग की, और हमारे कितने नागरिक मारे गए उसी शेलिंग में, हमारे कुछ जवान भी मारे गए। तो बेसिकली सरकार जो है, जो ये फर्जी दावे जो करती है ना बैठ करके सुबह से शाम तक, भाई प्रधानमंत्री को सेना की वर्दी में फोटो खिंचवाने का क्या मतलब है, मुझे बता दीजिए। और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। परसों किसी एक जेएनयू के फंक्शन में थे, वहां भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे। बताइए, भाई ये किया और वो किया। तो ये समझना पड़ेगा, ये एक मानसिकता है कि देश के अंदर पाकिस्तान के विरोध को लेकर के एनकैश करो, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके वोटों का जुगाड़ करो। ये प्रोजेक्ट 11 साल से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। और ये वही सरकार है जिसने भारत के अंदर पहली बार आईएसआई को जांच करने के लिए बुला लिया था। कभी सपने में सोच सकते हैं आप? और फिर ये 56 इंची बने फिरते हैं। अब इसका मतलब तो सर ओवरऑल साफ तौर पे ये मान लिया जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उनकी रगों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो अब सिंदूर बह रहा हो चाहे नहीं बह रहा हो, लेकिन जो भी जवान, हमारे एक जवान शहीद हुआ हो या 5 जवान शहीद हुए हो, लेकिन उनकी खून का धब्बा जरूर मोदी जी के माथों पर है, उनकी खून की जिम्मेदारी जरूर मोदी जी के माथों पर है। राम प्रकाश जी, इन 11 साल में मोदी जी ने एक ही चीज स्टेब्लिश की है कि वो केवल क्रेडिट लेना जानते हैं, जिम्मेदारी लेना उन्होंने कभी नहीं सीखा। जवाबदेही वो कभी नहीं लेते, सवालों के जवाब वो कभी नहीं देते। किसी भी रूप में किसी भी नैरेटिव को कैसे पेडल किया जाना है, कैसे मैनिपुलेट किया जाना है, इसी कॉज को उन्होंने 11 साल में चैंपियन करके दिखाया, न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। ये जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर था, आपको क्या लगता है कि इस पे इतना बड़ा बवाला खड़ा करने की जरूरत थी कि पूरा भारत आइसोलेट होकर खड़ा हो गया? इंडिया की छवि पहली बार दुनिया के स्तर पर एक एग्रेसर की बनी कि नहीं बनी? उसमें कौन लोग शामिल है? सबसे पहले उसमें शामिल है आपका पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, सुबह से रात तक ना करते हो तो बता दीजिए, पूरी आईटी सेल से लेकर सब कुछ। उसके बाद आपका डॉगी मीडिया, सुबह से शाम तक। अब वहां पर क्या नाम है, कराची में अटैक करने वाले हैं, अभी सेना ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, कुछ भी सच्चाई थी क्या? तो एक जो फेक नैरेटिव जो है नेशनलिज्म के नाम पर जो पेडल किया गया, उससे पहली बार भारत की छवि एक एग्रेसर की बनी, जो कि भारत नहीं है। इस केस में भी हमने कोई एग्रेशन नहीं किया, हमने सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई की। लेकिन उसके लिए जो मोमेंटम बिल्ड करते हैं ना आप, फर्जी 56 इंची, उसका परिणाम है कि पूरा देश एक खास तरह के फाल्सहुड
और एक खास तरह के नेशनलिज्म, सूडो नेशनलिज्म, उसके चाशनी में लपेट करके और पूरे देश को चीजें प्रोजेक्ट की जाती हैं, प्लांट की जाती है। 2019 में चुनाव के प्रचार के दौरान आपने देखा बालाकोट, ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, किसी सवाल का कोई जवाब दिया हो। अब दोबारा से आके इस घटनाक्रम में ये है, फौज के अफसर कह रहे हैं सारी बात है। मुझे केवल एक बात है राम प्रकाश जी, भारत सरकार को यह बताने में क्या परेशानी है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट नुकसान हो, कोई दिक्कत है इसमें? भाई ऑपरेशन किया है तो नुकसान आपका ज्यादा हो गया, मेरा कम हो गया, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उससे हम लेसन सीखते हैं, जैसा सीडीएस ने कहा कि पहले दिन ये हुआ, हमने 2 दिन अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, उसके बाद हमने 100% एक्यूरेसी के साथ किया। सच्ची बात है। तो सरकार को क्या परेशानी है? सरकार को परेशानी ये है कि उसका जो फेक नैरेटिव था वो एक्सपोज हो गया। वो तो अभी तक पाकिस्तान को निपटा दिया, पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया, ये प्रोपेगेंडा था ना वक्तों में। तो अब ये नेवी के जो कैप्टन है, जो हमारे जो है शिव कुमार जी, ये नेवी कैप्टन, अब उसके बारे में क्या फैलाया जा रहा है पता है आपको? कि वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं उनको पीएमओ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से या कहीं से कोई ब्रीफ नहीं। अरे भाई वो सेना का अधिकारी है, सुबह से रात तक कितने अधिकारियों से बात होती है उनसे? सारी का सारा सेना का ऑर्गेनाइजेशन तो है, सारी चीजें शेयर होती है। तुम ऑफिशियली मत करो, अनऑफिशियली होती है। तमाम कर्नल रैंक का अधिकारी है अगला, ग्रुप कैप्टन रैंक का, तो उसको सारी चीजों का ही इज प्रिवी टू दोस थिंग्स। अब आप ये कह करके कि उसको कोई ऑफिशियल ब्रीफ नहीं है, इसका मतलब वो झूठा है क्या? जो लोग सच कह रहे हैं उनका सच स्वीकार करने की बजाय उनकी निष्ठा पे सवाल उठाओ। सेना के अधिकारी, उस पर भी सवाल उठा सकते हैं आप। ये ऐसा राष्ट्रवाद आपने कभी नहीं देखा होगा। ये शर्मनिरपेक्षता की प्रकाष्ठा है और ये पूरा सुनने को तैयार। पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन हर बार मोदी जी मौन है। ट्रंप साहब लगातार तमाचे पे तमाचा मार के ये कहते जा रहे हैं कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ, लेकिन यहाँ तो असली खेल क्या क्या हुआ है, उसमें कितने सारे झोल झपाटे हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और सरकार की नीतियां कितनी खराब रही हैं, ये शायद धीरे धीरे देश को पता चलेगा। क्योंकि सरकार कभी न सच बता रही है और न आगे बताए जाने की संभावना है। मोदी जी भाषणों में, चुनावी रैलियों में खड़े होकर के 56 इंच का सीना बताते रहेंगे, हम और आप उस पर भरोसा करते रहेंगे। लेकिन असली सवाल जो है कि आखिर हमारे विमान गिरे कि नहीं गिरे, हमारे कितने जवान मारे गए, ये सारे सवाल सिर्फ सवाल ही बन के रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवाब कब मिलेगा पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।